हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने स्थान पर और आपकी अच्छे से चल रही होगी तैयारी। साथियों, मैं कृपाशंकर मैथमेटिक्स गुरु आपका तहे दिल से हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। साथियों, पिछली कक्षाओं में भी अपन पढ़ रहे थे मैथ्स के बारे में और अपन ने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, विस्तार पूर्वक आपके सामने परिचर्चा की। इकाई अंक निकालना, भाजकता के नियम, शेषफल प्रमेय, संख्याओं के बारे में बहुत सारी चीजें अपन ने क्या किया, अध्ययन किया। अब साथियों, जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं यानी कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना या अभाज्य गुणनखंड या कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो साथियों, ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए, ज्यादा देर न करते हुए मैं चलता हूं अपने क्वेश्चन आंसर पर और उसके माध्यम से मैं पहले बताऊंगा आपको कि कुल गुणनखंडों की संख्या। साथियों, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, यानी कि कुल गुणनखंड कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं। तो साथियों, एक विनम्र बात से आपको समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी भाज्य संख्या होती है, कोई भी क्या होती है, भाज्य संख्या। कोई भी क्या होती है साथियों, भाज्य संख्या। और इसी भाज्य संख्या के क्या ज्ञात किए जाते हैं, गुणनखंड। आपको पहले भी बता दिया मैंने भाज्य संख्या क्या होती है और उसके माध्यम से भी अपन क्या सीखेंगे, गुणनखंड। तो साथियों, सबसे मेन बात यह आती है कि आखिर भाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड विद्यमान होते हैं। तो भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड विद्यमान होते हैं, ऐसा अपन ने पढ़ा। अब भाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, भाज्य के 2 से अधिक गुणनखंड विद्यमान होते हैं। और कैसे गुणनखंड होते हैं तो अभी अपन पढ़ेंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कोई संख्या और कोई संख्या क्या है, n। उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं a गुणा b गुणा c गुणा d गुणा डॉट 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 डॉट। अब आप बोलोगे गुरुजी आपने इस प्रकार से तो लिख दिए, पर यहाँ पे ये abc क्या है, हमें तो ये बताओ abc क्या है। तो मैं आपको एक विनम्र बात बताना चाह रहा हूं कि a b c d ये अभाज्य संख्याएं हैं। a कितनी बार आया, b कितनी बार आया, c कितनी बार आया, यानी इनकी घातांक बताइए। तो यानी a आया यहाँ पे p बार, ये आया यहाँ पे q बार, ये r बार, ये s बार, इस प्रकार चल रहा है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, a b c व d कैसी संख्याएं हैं साथियों, अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है यहाँ पे, ये अभाज्य संख्या। आप सभी को ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए, देखो 2 प्रकार के गुणनखंड पूछा जाता है, कुल गुणनखंडों की संख्या, एक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये बोल रहा है कुल गुणनखंड साथियों। तो कुल गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो कुल गुणनखंड यानी कोई भी संख्या है तो कुल गुणनखंड साथियों, कुल गुणनखंड क्या हो जाएंगे आप देखिए। यानी कुल गुणनखंडों को मैं इस रूप में लिख सकता हूं क्या, यहाँ पे देखिए, यानी कि ये इसकी पावर क्या है, तो इसमें 1 बटाओ p + 1 गुणा अंदर कोष्टकों के अंदर गुणा, कोष्टकों के अंदर जोड़ना है, बाकी गुणा करना है। यहाँ पे है q + 1, यहाँ पे है गुणा r + 1 गुणा s + 1 और गुणा इस प्रकार डॉट 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 बढ़ते जाएंगे। यही क्या है साथियों, कुल गुणनखंडों की संख्या। यानी किसी संख्या में कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि उसको इस रूप में अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और वहां पे ये p q r s t यानी कि इनके घातांक हैं, यानी ये a b c d अभाज्य संख्या कितनी बार है, यानी भाज्य संख्याओं का भाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे और इस प्रकार से क्या कर लेंगे, हम उनको लिख लेंगे। अब देखिए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब इसके माध्यम से जो आपके सवाल बनते हैं कि कुल गुणनखंड के आधार पर, वो देखिए किस प्रकार बनते हैं। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल पे देखिए। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से देख रहे हैं, आप वीडियो की स्किप ना करें, देखते ही रहिए हैं, क्योंकि आज की क्लास में बहुत कुछ खास होने वाला है। यहाँ पे लिखा है संख्या 300 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। संख्या 300 दे दी, इसके कुल गुणनखंडों की संख्या। तो साथियों, सबसे पहली बात, भाज्य संख्या के आपको कैसे गुणनखंड करने हैं, अभाज्य, यानी अभाज्य के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो ये विधि सब जानते हैं। 300 में मैं किसका भाग दूंगा, 0 देखते ही 2 का, भाजकता के नियम से पढ़ा है। अभाज्य संख्या से सबसे छोटी सी शुरुआत करते हैं। कितनी बात गया, 3 × 3, 3 × 5 = 15, वो 1 बच गया, 3 × 5 वो 2 × 5 = 10 और 1 0, ऐसे कैसे। 150 देखा, फिर 2 का गया कितनी बार, 75 बार। 75 है, 3 का जाएगा, 3 का गया कितनी बार साथियों, 25 बार। 25 × 3 = 75, 5 का जाएगा कितनी बार, 5 बार, और 5 का जाएगा 1 बार।
यानी अभाज्य संख्याओं के रूप में बढ़ते रहेंगे। तो इस 300 को क्या कह सकता हूं मैं यहाँ पे साथियों, वही n वाले फॉर्मूले से, यानी इसको कह सकता हूं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। यहां से देखो ये 5 आया 2 बार, 3 आया 1 बार, 2 आया 2 बार, यानी 2 आया 2 बार, 3 आया 1 बार और 5 आया 2 बार। इस प्रकार साथियों मैंने क्या कर दिया व्यक्त। अब जो कुल गुणनखंडों की संख्या है तो वो क्या हो जाएगी साथियों, यहाँ पे देखो यहाँ पे पावर कितनी है 2, तो 2 प्लस 1 गुणा यहाँ पे कितनी है 1 प्लस 1, यहाँ पे कितनी है 2 गुणा 2 प्लस 1। बस कर दो साथियों, 2 और 1 3 गुणा 2 और 2 1 और 1 2, 2 और 1 3, कितना हो गया साथियों 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 ती 18, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई साथियों 18। वेरी इजी, बिल्कुल इजी सा सवाल था। अब आपसे इसी में पूछा जाए कि 300 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो साथियों अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड वे गुणनखंड होते हैं यानी उस संख्या को ओनली फॉर अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाए, यानी अभाज्य संख्याओं का भाज्य। तो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 है 3 है 5 है। तो इसके भाजकों की संख्या पूछे तो क्या हो जाएगी, इसमें भाजक तो कितने हो जाएंगे, एक तो 2 आया, एक 3 आया, 5 आया। तो देखो एक ही सवाल और अलग अलग पैटर्न। 300 के कुल भाजकों की संख्या तो 3 2 3 5। अभाज्य भाजकों की संख्या अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 3 5। 300 के अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य देखो कितने हो गए 2 और एक 3 और 2 5। अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, अभाज्य संख्याएं कितनी बार आई, तो 2 बार यहाँ पे 2 आए, 1 बार 3 आया और 2 बार 5 आए, तो क्या हो जाएंगे 5। ठीक है, चलते हैं। इसी प्रकार संख्या 720 के, तो कर दो 720 के क्या अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग गया 2 तिया 6, 2 6 की 12, 360। फिर 2 का भाग गया 180 बार गया, फिर 2 का भाग गया साथियों 90 बार गया, फिर 2 का भाग गया 45 बार। अब 3 का जाएगा कितनी बार गया साथियों 15 बार। इधर दे रहा हूं आगे का भाग, 15 में 3 का गया 5 बार, 5 में गया 5 का 1 बार। ठीक है, अब यहां से देखिए 2 कितनी बार आया 4 बार, 2 की पावर 4। 3 कितनी बार आया 2 बार, 1 उधर से 1 इधर से। 5 कितनी बार आया 1 बार। किस प्रकार लिख सकते हैं 720 को, 720 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, कुल गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसके 4 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 1। बता दो क्या हो जाएगा 5 गुणा 3 गुणा 2, 5 ती 15, 15 दूना 30, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या साथियों कितनी हो जाएगी 30। वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि 720 के अभाज्य गुणनखंड पूछे तो देखो अभाज्य कितने हुए 2 तो कितनी बार आए 4 बार, तो 4 ये। 3 कितनी बार आए 2 बार, तो 2 ये। और 5 कितनी बार 1 बार, तो 4 और 2 6 और 1 7। अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे 7। अभाज्य गुणनखंड की भी अपन क्या करेंगे परिचर्चा। ये तो थे बिल्कुल इजी सवाल। अब इसके बाद में साथियों आपके दूसरे टाइप में भी सवाल आएंगे, उनकी भी बात करेंगे। घातांक वाले सवालों के माध्यम से भी आपको कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है, तो वहां से भी अपन कुल गुणनखंडों की संख्या बताने की कोशिश करेंगे। अब देखिए साथियों यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि संख्या 18 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो इसके माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा था कि 18 के गुणनखंड देखो क्या क्या हो गई, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर इसके बाद में हो गया 6 हो गया, 6 ती 18, 6 के बाद में 9 हो गया और इसके बाद में 1 18 हो गया। कितने हो गए 3 और 3 6। अपन मेथड से भी निकालेंगे। 18 में 2 का भाग गया 9 बार, 3 का भाग गया 3 बार, 3 का भाग गया 1 बार। ठीक है साथियों, यानी यहाँ पे क्या प्राप्त होता है हमें 18 बराबर 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2। फॉर्मूले से क्या होता है 1 प्लस 1 इधर गुणा 2 प्लस 1, तो कितना हो गया साथियों 2 गुणा 3, कितने गुणनखंड प्राप्त हो गए साथियों 6। यानी यहां से अपन ने किसके गुणनखंड प्राप्त कर लिए साथियों 18 के गुणनखंड क्या प्राप्त हो गए हमें 6। अब कुल गुणनखंडों की संख्या होगी, यहां से बोला जाए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो यहां से देखिए अभाज्य गुणनखंड कितने 1 और 1 2, कितने प्राप्त हो रहे हैं साथियों यहाँ से 2 और 1 6 के रूप में भी क्या हो जाएंगे, जैसे इनके इधर भी निकल के आ जाएंगे। तो यहां से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 1 और 2 3, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। और यहां से आप इनको टुकड़ों के रूप में तोड़ेंगे तो यहां से भी कितनी प्राप्त हो रही है 3। जैसे 6 में क्या प्राप्त हो जाएगा 2 गुणा
3, यानी 2 गुणा 3 और ये 3 गुणा 3, यानी ये 2 गुणा 3 नहीं गिनेंगे अपन, इसको गिनेंगे 2 गुणा 3 और ये 3 गुणा 3, यानी 2 और 3 इनका ही पार्ट है। तो देखो 3 कितनी बार आया, मैक्सिमम 2 बार, 2 कितनी बार आया, 1 बार, तो मैक्सिमम आता है उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। यानी अभाज्य गुणनखंडों से तो क्या बनते हैं, भाज्य आपस में गुणा हो गई। तो इसमें कितनी आया, 3 2 बार आया, 2 1 बार आया, तो यही क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। जिस प्रकार अपन एलसीएम में मैक्सिमम घात लेते हैं ना, उस प्रकार इसमें मैक्सिमम देखेंगे कि 3 की घात 2 आई और 2 की घात 1 आई। इस प्रकार जो अभाज्य गुणनखंड है वो आएंगे। अब साथियों आ जाता है कुल सम गुणनखंडों की संख्या। अब साथियों सम गुणनखंड क्या होते हैं, तो वही कोई संख्या है n, उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, a गुणा b गुणा c गुणा d डॉट डॉट डॉट, जहां a b c d वो क्या है साथियों, a b c d क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है साथियों, अभाज्य संख्या। अब इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट बात कि जो ए बी सी डी अभाज्य संख्या पर ए बी के ऊपर कैसी पावर, पी क्यू आर एस। अब साथियों यहाँ पे बोला है सम, यहाँ पे बोला है सम। अब देखिए ए है, ये अगर कैसा है, यहां सबसे छोटी अभाज्य संख्या ए बराबर क्या है साथियों, 2। ए बराबर साथियों यहाँ पे 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। पर वेरी इंपॉर्टेंट सम गुणनखंड चाहिए, यानी ये गुणनखंड थे तो मैंने 2 + 1 करके 3 को 3 से गुणा करता तो क्या आ जाता, 9। पर यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे, अभी मैं बताऊंगा प्लस क्यों करेंगे। अब जैसे कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं तो इनमें एक एक प्लस करते जा रहे हैं, क्या करते जा रहे हैं, प्लस। तो जैसे 2 है, यहां से 2 किसी भी संख्या से गुणा होगा तो क्या बनाएगा साथियों, विषम से गुणा हो और चाहे सम से गुणा हो, वहां पे एक ही कंडीशन बनती है, कौन सी बनती है, सम गुणनखंड। कौन सा गुणनखंड बनता है, सम गुणनखंड। तो आप सम गुणनखंड की स्थिति में एक कार्य करेंगे, यानी इसको 2 की कल्पना एक बार ही करेंगे, यानी 2 के गुणनखंड में कुछ अनावश्यक जोड़ेंगे नहीं, यानी उसको बढ़ाएंगे नहीं। क्यों नहीं बढ़ाएंगे, अभी देखेंगे। यानी यहाँ पे ये p है, इसको p के रूप में ही अपन क्या करेंगे, लेके चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे, तो कुल गुणनखंड क्या हो जाएंगे, कुल सम गुणनखंड क्या हो जाएंगे साथियों, यहाँ पे p गुणा, अब इनमें एक एक जोड़ते चलेंगे, q + 1 गुणा r + 1 गुणा s + 1। इस प्रकार से अपन क्या करते रहेंगे, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे अपन ने p क्यों लिखा, क्योंकि p + 1 इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां से फिर भी सम गुणनखंड भी जनरेट हो जाते हैं। जैसे ये 9 जनरेट हो गया, यानी p + 1 करते तो यहाँ से क्या जनरेट हो जाता, 9। जैसे देखिए यहां से लिखा होता है 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 यानी वहां पे विषम की स्थितियां भी हो जाती हैं। तो सम गुणनखंडों की स्थितियां कैसे होती हैं कि उसमें प्लस नहीं करेंगे, यानी उसको सम की एक ही बार कल्पना करेंगे, एक बार कल्पना करने से क्या हो जाता है, उसके सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाती है साथियों, प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आई होगी। आइए इसके ऊपर अपन 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से करते हैं। साथियों सबसे पहला ये एग्जाम्पल आता है कि 18 के कुल सम गुणनखंड। तो यहां से देखो सम गुणनखंड क्या है, 2 6 और 18। 3 सम गुणनखंड है और 3 ही कैसे गुणनखंड है साथियों, विषम। या अलग कलर से टिक कर देता हूं, 3 ही सम गुणनखंड है और 3 ही कैसे गुणनखंड है साथियों, विषम। अब देखिए आगे करते हैं एग्जाम्पल 18 की। एग्जाम्पल लेते हैं और लिखेंगे 18 के सम गुणनखंड। सम गुणनखंड 18 के सम गुणनखंड क्या हो जाएंगे, आइए इसके ऊपर एक बार क्या कर लेते हैं अपन, परिचर्चा। तो 18 को मैंने कैसे लिख सकता हूं साथियों, 18 से लिखता हूं 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2। इस प्रकार मैंने किसको लिख लिया, 18 को लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे वो क्या लेना था, p + 1, यानी a बराबर वहां पे क्या था 2, तो वहां पे इसकी क्या पावर क्या लेंगे, p लेंगे, यानी 1 गुणा, इसको फिर प्लस कर लेंगे, 2 + 1 क्या हो जाएगा साथियों 3, तो क्या हो जाएगा 1 गुणा 3, तो क्या हो जाएगा 3। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई साथियों, 3। अपन ने पिछली कक्षाओं में बात की है कुल गुणनखंडों की। जैसे 300 के गुणनखंड निकालें, यानी कुल 300 के सम गुणनखंड निकालें, तो 300 के देखिए सम गुणनखंड। एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं कि 300 के कुल सम गुणनखंड। सम गुणनखंड 300 के सम गुणनखंड देखिए साथियों, वो 300 को लिख दिया अपन ने। किस प्रकार लिखा है पीछे देख लेते हैं एक बार। यानी 300 को हमने लिखा है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2, यानी 4 4 3 12 और 25 12 300 होते हैं। ठीक है,
अब देखिए साथियों, यहाँ पे इसको किस रूप में लिखेंगे, तो वो ये भी जस्ट बात करते हैं, यानी इसको इस रूप में लिखेंगे 2, यानी यहाँ पे बढ़ाएंगे नहीं, गुणा यहाँ पे 1 प्लस 1 और वहां पे 2 प्लस 1, बस यही प्रक्रिया कर देंगे, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, तो यहाँ पे सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी 12, और कुल गुणनखंड कितने निकल के आए थे 3 दूनी 6, 6 3 18, कुल गुणनखंड निकल के आए थे 18। अब यहाँ से विषम गुणनखंडों की बात करेंगे तो विषम गुणनखंड निकल के आएंगे 6, उसकी भी एक बार अपन परिकल्पना करेंगे। ये बात इतनी समझ में आ रही है, अच्छे से आशा और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद में साथियों परिचर्चा कर लेते हैं अपन विषम गुणनखंडों की संख्या। कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंड यानी कि वही कोई संख्या है n, जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं a गुणा b गुणा c गुणा d डॉट डॉट डॉट, और जहां पे p q r s ये इसकी क्या है घात है साथियों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो कुल विषम गुणनखंड, कुल विषम गुणनखंड, अब कुल विषम गुणनखंड की बात कर रहा है साथियों। अब देखिए यहाँ से जो p है ये कैसा है, यानी यहाँ पे a बराबर 2, a बराबर 2 है। जब भी कोई सम संख्या है, जब भी कोई सम संख्या है, अब देखो अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पे, तो अभाज्य गुणनखंड में एक ही सम संख्या है क्या 2, अगर इसको ही छोड़ देंगे तो विषम गुणा विषम करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें विषम, यानी कि कहने का अर्थ ये है विषम गुणा विषम करने से क्या प्राप्त होता है हमें साथियों विषम। अब जब विषम गुणा सम करते हैं या सम गुणा विषम करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है सम, इसलिए a बराबर 2 को छोड़ दिया जाए, यानी इस गुणनखंड को ही छोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाएगा लाडलो, यहाँ से इस p वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए तो यहाँ से हो जाएगा q प्लस 1, यहाँ से गुणा का निशान लगाएंगे अपन, गुणा फिर क्या है r प्लस 1 गुणा s प्लस 1, और इस प्रकार से अपन आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे कंडीशन लिखनी है कि a बराबर 2, a बराबर 2 होने पर क्या करेंगे कि यहाँ पे अलग कलर से लिख देता हूं मैं कि p को छोड़ देंगे, p को क्या कर देंगे छोड़ देंगे, किस स्थिति में छोड़ देंगे a बराबर 2 की स्थिति में, a बराबर 2 की स्थिति में, a बराबर 2 की स्थिति में ही छोड़ना है, ठीक है। जिस कंडीशन में a बराबर 2 प्राप्त नहीं हो वहां पे a बराबर 2 को नहीं छोड़ना है, ओनली फॉर a बराबर 2 की कंडीशन में इसको छोड़ना है। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। एग्जांपल वही 18 वाला ले लेते हैं, तो 18 को किस प्रकार लिखा 2 की पावर a गुणा 3 की पावर 2, यहाँ पे इसको छोड़ना है तो बचा ये, तो इसको क्या लिखेंगे 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितने गुणनखंड हो गए 3। अभी जस्ट बीते क्लास में अपन ने बात किया 300 की, तो आइए 300 के ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं एग्जांपल के माध्यम से 300 के गुणनखंड, किसके गुणनखंड 300 के विषम गुणनखंड। 300 के विषम गुणनखंड क्या हो जाएंगे देखना, अभी अपन लिखते हैं। तो 300 को लिखा था मैंने साथियों, लिखा था 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2, इसी प्रकार लिखा अपन ने पिछली कक्षाओं में। 5 25 25 75 75 गुणा 4 कितना हो गया 300। अब यहाँ पे इस 2 वाली कंडीशन को तो क्या कर देंगे, इसको तो मैं लिख देता हूं छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे कि a बराबर 2 के लिए, a बराबर 2 के लिए, और a क्या है यहाँ पे ये 2 क्या है a, इसको a बराबर 2 के लिए छोड़ देंगे तो बस क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा p को तो छोड़ ही देंगे अपन, तो q प्लस 1 और r प्लस 1, ये बीच में इस प्रकार लिख दिया गुणा हो गया, q प्लस 1 यानी 1 प्लस 1, और ये क्या हो गया 2 प्लस 1, तो यहाँ से क्या हो 2 और 1 3 और 2, तो यहाँ से हो गया 3 गुणा 2 3 दोनों साथियों क्या हो गया यहाँ से 6। कितना प्राप्त हो गया साथियों विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी प्राप्त होगी 6, और सम गुणनखंडों की संख्या कुल सम गुणनखंडों की संख्या यहाँ से कितनी प्राप्त हुई थी 12, और 300 के कुल गुणनखंड कितने आए थे 18 आए थे कुल गुणनखंड। अब आप देख लो, यानी कि आपका कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, कुल गुणनखंड पूछा तो 18, जब सम गुणनखंड की बात की तो 12, और विषम गुणनखंड की बात की तो साथियों कितने आए 6, सम और विषम दोनों कितने हो गए कुल मिलाकर के 18। ये बात आशा करता हूं सभी को समझ में आई होगी और सभी के एकदम दिमाग में क्या हो गई होगी साथियों फिट।
अब इसके बाद में अपन जो परिचर्चा करने वाले हैं वो परिचर्चा करने वाले हैं किसी संख्या के गुणनखंडों का योगफल। साथियों, किसी संख्या के गुणनखंडों का योगफल क्या होता है और इसको किस प्रकार अपन इनपुट करते हैं, आइए इसके बारे में भी एक बार क्या करते हैं, हम विचार करते हैं। तो एक बार साथियों आप धैर्य बनाए रखो। साथियों, इससे पहले ये आपको कुल गुणनखंडों का योगफल पढ़ लें, इससे पहले मैं आपको एक सवाल और करवा देता हूं। आप ये बोलोगे कि ऐसे करवाए नहीं, यानी एक घातांक रूप में एक ऐसा सवाल लिख देता हूं जिसमें कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है, और वो सवाल अपन यहाँ से पुटअप कर लेते हैं। यानी ये सवाल यहाँ से अपने पास इसमें नीचे गए ज्यादा, तो यहाँ से ले लेते हैं कि इस टाइप का सवाल मिल जाए 8 की पावर 11 गुणा 13 की पावर 4 गुणा 17 की पावर 2। इसमें कुल अभाज्य गुणनखंड पूछा है, पर कुल गुणनखंडों की संख्या भी पूछे तो किस प्रकार बताना है, आइए पहले उसके बारे में एक बार विचार कर लेते हैं। अपन इससे पहले इसके जस्ट बाद में उसके बारे में विचार कर लेते हैं कि कुल गुणनखंड। साथियों, कुल गुणनखंड किस प्रकार के कुल गुणनखंड, यानी कि जब आपको सवाल दे दे, ऐसे दे दे 8 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा यहां से दे दे 5 का स्क्वायर, मैं कुल गुणनखंडों की संख्या बताऊं, मैं कुल गुणनखंडों की संख्या। अब साथियों, अपन ने पढ़ा था कोई भी संख्या है, मान के चलो ये संख्या क्या है, n, पर ये n में अपन ने एक पढ़ा था कि ये n लिखा होना चाहिए, वो इस रूप में लिखा होना चाहिए, a की पावर p गुणा b की पावर q गुणा c की पावर r गुणा d की पावर s। पर यहाँ पे एक बात थी कि जो a b c d ये कैसी संख्याएं होनी चाहिए साथियों, अभाज्य। कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। पर यहाँ पे 8 क्या अभाज्य संख्या है क्या, नहीं। तो इसको कन्वर्ट करेंगे साथियों, किस रूप में कन्वर्ट करेंगे, आइए। यानी 8 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर 3, यही होता है। कोई बड़ी संख्या हो जैसे 6 हो तो उसके लिखेंगे 2 गुणा 3, यानी अभाज्य संख्याओं के रूप में कन्वर्ट हो गए। इस प्रकार इसको क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। 2 की पावर 3 उसका भी स्क्वायर गुणा 3 तो खुद अभाज्य संख्या गुणा 5 की पावर 2। अब साथियों हो गया सॉल्यूशन, 2 की पावर 3, 3 दूनी 6, तो 2 की पावर 6 गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5 की पावर 2। अब तो हो गया साथियों p प्लस 1 यानी 6 प्लस 1 गुणा 3, 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7 गुणा 3 गुणा 3, 3 क्या 9, 9 7 63। तो इसके कुल गुणनखंडों की संख्या क्या आ जाएगी साथियों, 63। ये किस प्रकार निकाला अपन ने, ये निकाल दिया अपन ने किस प्रकार, यानी उसमें जो कुल गुणनखंडों में संख्याओं का मान रख के उस प्रकार अपन ने क्या किया साथियों, इसको व्यक्त कर दिया। अब इसके बाद में साथियों अपन जो बात करने वाले हैं वो अपनी अगली परिचर्चा होने वाली है किसी संख्या के गुणनखंडों का योगफल। तो वो ये कि माना संख्या अपने पास क्या है साथियों, यहाँ पे n संख्या अपने पास क्या है, n। इसको दो रूप में लिखता हूं मैं, अभी देखना आपके समझ में आएगी। n क्या होता है साथियों, यानी n को अपन लिख सकते हैं a गुणा b गुणा c गुणा d। यहाँ पे p q r और s पूरे गुणा डॉट डॉट डॉट। आप सबको पता है a b c और d कैसी संख्या है साथियों, अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है तो बस हो गया काम, यानी इनका योग क्या हो जाएगा, ये p की पावर इसका योग हो जाएगा, यानी कुल गुणनखंडों का योग। कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा साथियों, देखो ये p की पावर कहीं तक है तो यहाँ पे अपन इसकी पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी p की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी p की वो a की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक चलेंगे, योग में p तक। यानी कहने का अर्थ a की पावर 0, फिर बीच में क्या करेंगे, कोष्टक के बीच में प्लस करते हुए चलेंगे, बार गुणा करेंगे। a की पावर 1, जैसे 1 तक ये तो बस डॉट 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 प्लस a की पावर p, इस प्रकार चलेंगे। गुणा रहेगा बीच में, फिर q की किसकी पावर, b की पावर 0 प्लस डॉट 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 प्लस b की पावर
Q तक चलेंगे, प्लस इसी प्रकार चलेंगे अपन C की पावर 0 प्लस डॉट 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 प्लस C की पावर R तक चलेंगे साथियों। बस आ गया योगफल। अब कोई भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से अपन इसका क्या देखते हैं, कोई भी योगफल देखते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन देखो एग्जाम्पल 18 का ही देख लेते हैं। अपनी आंखों के सामने अपन ने 18 के, तो एक एग्जाम्पल लिखा अपन ने कि 18 के कुल गुणनखंडों का योगफल बताओ। अब साथियों 18 के योगफल में आपने 18 के गुणनखंड क्या क्या थे, 1 2 3 6 9 18, ये उसके कुल गुणनखंड थे। तो इनका योगफल करेंगे आप, तो अपने फॉर्मूले से इसको 18 को क्या लिखा था साथियों, मैंने लिखा था 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2। बस इतना ही कार्य है, ये फॉर्मूले लगा दो। मैंने फॉर्मूले लगाए 2 की पावर 1 यानी 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1। मैंने कहा था p तक बढ़ेंगे, p का मान 1 ही 1 तक बढ़ेंगे। इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। हो गया काम। 2 की पावर 0 यानी किसी भी संख्या की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 साथियों कितना होता है 1, यानी 1 होता है उसका मान। तो यहां से क्या लिखा मैंने 1 प्लस 2 की पावर 1 2, यहां से लिखा 1 प्लस 3 प्लस यहां से 3 तिया 9। बस अब जोड़ने का कार्य, इनको जोड़ दो, 2 और 1 यानी इधर से कर रहा हूं 3 गुणा 9 और 3 12 और 1 13। तो कितना हो गया साथियों 13 3 39, यानी इनके अभाज्य कुल गुणनखंडों का योग क्या हो गया 39। यहां से जोड़ करके देखो। अच्छा गुरुजी कह रहे हैं कि आप इधर नीचे हो गए थे तो थोड़ा ऐसे लगता है कि भाई हट गए, हटे नहीं साथियों, ये अपने पास स्पेस इतना ही रहता है, इसमें थोड़ा सा साइड में हो जाते तो आपको दिखाई नहीं दे। तो ऐसे ना सोचे कि गुरुजी गए, इधर ये थोड़ा वो आपको दिखाने के लिए इधर जैसे कुछ लिखा होता है भाई, किसी को दिखे फ्लैक्स पड़े, तो इस छाया की वजह से अपन थोड़ा पीछे हो जाते हैं। अब यहां से योग करेंगे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 18 30, 30 और 9 39। यहां से भी योग क्या आता है 39। तो अपन ने एग्जैक्ट साथियों यहाँ पे क्या निकाल लिया, योग निकाले। जिस भी साथी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिएगा। और अपन चलते हैं इसके बाद में गुणनखंडों के योग में चलेंगे अपन, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग। आ जाइए साथियों किसी संख्या के सम गुणनखंडों का योगफल। अब साथियों सम गुणनखंड क्या होते हैं, जैसे अपन ने जस्ट सम गुणनखंड किया, वहां पे सम के लिए कंडीशन क्या बनाई थी अपन ने कि सम किसी भी विषम संख्या से गुणा होता है, तो वहां पे क्या बनाता है साथियों सम गुणनखंड ही बनाता है। तो वही अपन संख्या को लिखेंगे, यानी कोई भी संख्या n है अपने पास, वो किस प्रकार है a की पावर p गुणा b की पावर q गुणा c की पावर r गुणा और डॉट 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 डॉट, जहां a b c ये बराबर क्या है अभाज्य संख्या। ये आप सबको पता है a b c बराबर क्या है अभाज्य संख्या, और ये p q r s ये अभाज्य संख्याओं की पावर है। साथियों आप भी जल ग्रहण कर लो और मैं भी जल ग्रहण कर लेता हूं। जल अपने पास यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं। तो इस स्थिति में साथियों क्या होता है कि जो अभाज्य गुणनखंड है इनका, ये अपन ने यहाँ पे जो इनके ये इनके कुल गुणनखंड हैं उसमें से जो सम वाले हैं उनका योग करेंगे। अब सम वालों का योग कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से लिखता हूं और फिर बताता हूं। तो एग्जाम्पल में पुट करता हूं, ठीक है। तो साथियों अपन ने यहाँ पे जो सम गुणनखंड की बात कर रहे हैं, तो अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम्पल के माध्यम से भी देखेंगे, पर एग्जाम्पल से पहले इसका एक जो नियम होता है उसके बारे में परिचर्चा करते हैं। यानी ये कहने का अर्थ है कि यहाँ पे सम गुणनखंड की बात कर रहे हैं, तो a की पावर p क्या होती है साथियों, यानी a यानी 2 है, यहाँ पे a बराबर ऐसे लिख दिया 2। तो 2 की पावर अपन गुणनखंड में कहां से लेके चल रहे थे 0 से, तो 2 की पावर में जब 0 लेता हूं तो साथियों वहां पे स्थिति बन जाती है 1, और 1 जब सम संख्या में जुड़ेगा इसके बाद में 2 की सभी पावर कैसी आएंगी, जैसे 2 की पावर 1 साथियों आएगी 2, 2 की पावर 2 आएंगी साथियों 4। जब इन दोनों को जोड़ता हूं कि इसमें 1 जोड़ता हूं तो 2 और 1 3, ये तो विषम बन जाएगी, और जब विषम बनेगी तो किसी भी विषम गुणनखंड से गुणा होकर क्या बना लेगी विषम, और यहाँ पे तो अपने को कैसे चाहिए सम। तो इस स्थिति में इस पावर को हम अगर छोड़ दिया जाए तो इनको जोड़ेंगे तो सम, और उधर से सम से गुणा होगी तो स्थितियां क्या रहेंगी
सम ही रहेंगे। यानी विषम वाली स्थिति इधर क्रिएट नहीं करनी, तो यहाँ पे फिर अपन क्या लेके चलते हैं, यानी ये आप बोलोगे कि विषम भी आएगी इसमें, तो जैसे इसके बाद में क्यू आर ये विषम, ये बी सी ये विषम है अभाज्य गुणनखंड, पर जब दो स्थितियां कैसी हो जाएंगी विषम विषम, तो विषम ही बनवाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे एक स्थिति अपने को सम चाहिए, बाकी कैसी विषम हो जाएंगी, तो 2 की पावर 0 छोड़नी है, तो 2 की पावर 0 छोड़नी है, तो कहने का अर्थ ये है कि कुल योग हो जाएगा, वो हो जाएगा a की पावर 1 प्लस डॉट 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 a की पावर p तक की चलनी है साथियों अपने को, यानी a की पावर 1 से लेकर p तक चलनी है, यहाँ पे 0 को छोड़ देंगे। इसके बाद में तो आप समझ गए b की पावर 0 प्लस b की पावर ऐसे डॉट 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 प्लस b की पावर q, और यहां से भी c की पावर 0 प्लस डॉट 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 c की पावर r। इस प्रकार बढ़ेंगे साथियों। एग्जाम्पल वही अपने पास है 18 के विषम गुणनखंडों की, सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। तो 18 के कुल गुणनखंड थे 1 2 3 6 9 18। अब देखो सम क्या हो गए 2 6 और 18 साथियों, इनका गुणनखंड का योगफल क्या हो जाएगा 2 और 6 8, 8 और 18 कितना होता है 26। इनका योग कितना आ गया साथियों 26। अब जब इनका योग 26 आ रहा है तो पैटर्न के माध्यम से भी देखिए, तो देखो इसके 18 के अपन ने क्या लिखा था, 18 को लिखा था 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2। मैंने बताया 2 की पावर आपको क्या लेनी है 0 नहीं लेनी, तो यहां से लिखेंगे 2 की पावर 1 बस, यहां से आगे इसके आगे बढ़ेगा नहीं, गुणा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, बस हो गया काम तमाम। यानी क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 साथियों 2 गुणा, यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 0 1 प्लस 3 एकम 3 प्लस 3 किया 9, 9 और 1 10 और 3 13, 13 को 2 से गुणा किया तो साथियों 2 गुणा 13 क्या प्राप्त होता है 26। यानी कहने का अर्थ देखो सम गुणनखंडों का योगफल भी क्या प्राप्त हो गया साथियों 26। ठीक है, सभी को ये बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद में किसी संख्या के विषम गुणनखंडों का योगफल, अब साथियों विषम गुणनखंडों का योगफल वही n को किस प्रकार लिखेंगे अपन, यहाँ पे लिखेंगे a की पावर p गुणा b की पावर q गुणा r की पावर s गुणा c की पावर, आज थोड़ी तबीयत डाउन है इस वजह से थोड़ी सी की हो रही है, c की पावर s गुणा d की पावर r गुणा डॉट 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 डॉट, जहां पे a b c और d बराबर क्या है अभाज्य संख्या, क्या है अभाज्य संख्या। और साथ ही विषम की स्थिति में एक बात याद रखेंगे a बराबर क्या है यहाँ पे 2, a बराबर 2 है साथियों। तो अभी बताया मैंने विषम, तो विषम गुणनखंड ही चाहिए, तो विषम गुणनखंड की स्थितियां क्या होती हैं, विषम गुणनखंड की स्थिति में विषम संख्याओं की गुणा करेंगे अपन। अब देखो विषम गुणनखंड में तो अपन ने निकाला था विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पे ये p है, तो अगर इसको मैं 2 की पावर, जैसे एक बार एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ, इसको मैं 2 की पावर 0 ले लेता हूँ, तो यहाँ से क्या आता है साथियों मुझे 1, 2 की पावर 0 में 1, 2 की पावर 1 लेता हूं तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है साथियों मुझे 2। बाकी इन स्थितियों में कैसे प्राप्त होंगे विषम, तो 2 विषम से सम गुणा विषम होके तो क्या बना लेगा सम। तो क्या 2 की पावर 1 को शामिल करेंगे क्या, नहीं, तो फिर किसको करेंगे ओनली 4 पावर 0 को शामिल करेंगे। तो इसका योगफल का जो सूत्र बन जाता है वो ये बन जाता है, यानी विषम योगफल, विषम के लिए योग का फल क्या बन जाता है, इसका बन जाएगा कि a की पावर 0 को शामिल करना है, इसके अलावा गुणन, यानी ये यहां तक इसको p तक नहीं ले जाना, फिर b की पावर 0 प्लस डॉट 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 b की पावर q तक गुणा c की पावर 0 प्लस डॉट 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 c की पावर s तक, और गुणा इस प्रकार पर किया बढ़ाते रहे। वही एग्जाम्पल किसके लिए लेते हैं 18 के लिए, 1 2 3 6 9 18। विषम गुणनखंड क्या क्या आया 18 के साथियों, देखिए 1 आया 3 आया और 9 आया, 1 और 3 कितना होता है 4, 4 और 9 13, यानी विषम गुणनखंडों का योगफल कितना हो गया 13। पैटर्न से देखिए 1 की पावर 0, यानी आपको भाज्य गुणनखंड 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2, 1 की पावर 0 यानी 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, इस प्रकार अपन बढ़ते गए। 2 की पावर 0 क्या होता है साथियों 1 गुणा 3 की पावर 0 1 प्लस 3 प्लस 9, साथियों 9 और 1 10 और 3 13, 13 एकम 13,
तो यहाँ से उत्तर क्या प्राप्त हो गया हमें 13। यानी कि हमने अभाज्य गुणनखंड की वो कुल गुणनखंडों में भी किसकी संख्या ज्ञात, किसका योगफल ज्ञात कर लिया, विषम गुणनखंडों का योग। जो इसका गुणनखंडों में 18 का जो कुल योग आया था वो 39 आया था, सम आया वो 26 आया, विषम आया 13 आया। इससे अपन ने क्रॉस चेक कर लिया कि अपन क्या जा रहे हैं, सही रास्ते जा रहे हैं। अब इसके बाद में जो साथियों परिचर्चा करने वाले हैं वो परिचर्चा करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कि किसी भी संख्या में अब से पहले तो अपन ने ज्ञात किए थे कुल गुणनखंडों की संख्या, और अब हम बात करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो साथी इट इज वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। एक बार देखते जाइए कि संख्या 18 के कुल अभाज्य गुणनखंड, 18 के कुल अभाज्य गुणनखंड चुटकियों का खेल है। इसको मैं सोल्व कर रहा हूं कि आप अब 18 के इसको लिख सकते हो 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2। यानी कि इसको जो अभाज्य संख्याओं के रूप में इस प्रकार जो तोड़ते हो ना आप, 2 कब आ गया 9 का, 3 कब आ गया 3 बार, 3 कब आ गया 1 बार, तो इसमें कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए साथियों, 3। यानी 1 2 3, ये क्या होती है अभाज्य गुणनखंड। तो बस आप लिख दो यहां से 1 + 2, यानी 1 + 2 बराबर कितने आ गए, 3 आंसर। संख्या 540 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो साथियों 540 को भाग दो आप किससे, 2 से, 270 बार, 27 दूना 54, फिर 2 से दो, 2 एकम 2 और 2 से गया 35 बार, 135 बार। अब साथियों 135, 5 और 3 8 1 9, 3 का जाएगा कितनी बार, 45 बार। अब 45 में साथियों फिर मैं किसका देता हूं, 3 का, तो 3 का गया 15 बार, 15 में 3 का गया साथियों 5 बार, 5 में गया 5 का 1 बार। इसका क्या हुआ, यानी कि देखो इसको लिख सकता हूं मैं 540 बराबर 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। इस प्रकार से साथियों मैंने 540 को व्यक्त किया। अब यहां से देखिए साथियों वेरी इंपॉर्टेंट बात, कितने गुणनखंड हो गए, 2 3 5 और 1 6, 2 + 3 + 1 बराबर कुल अभाज्य गुणनखंड हो गए 6। इट इज वेरी वेरी सिंपल। संख्या अब देखो यहाँ पे लिखा है 8 की पावर 11 के कुल अभाज्य गुणनखंड। अब साथियों मैंने ये बताया था कि अभाज्य गुणनखंडों में जो एक गुणनखंड होना चाहिए, यानी इस प्रकार होना चाहिए a गुणा b गुणा c गुणा d, और यहाँ पे वही p q r और s। पर यहाँ पे जो a b c और d है ये कैसी संख्या होनी चाहिए साथियों, अभाज्य संख्या। इस रूप में टूटी होनी चाहिए कोई भी संख्या। पर यहाँ पे 8 को देखा कि 8 अभाज्य संख्या क्या, नहीं, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 3। यानी 8 को साथियों ये लिख सकता हूं क्या, मैं इधर बता देता हूं आपको, 8 को ये लिख सकता हूं कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ दिया मैंने। 2 की पावर 1 1 1, आधा मानो तो बातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर 3। ऊपर कितनी पावर है साथियों, 11 गुणा 13 की पावर 4 गुणा 17 की पावर 2। अब सारा ये अभाज्य संख्याओं के रूप में, तो आप लिख दो। तो देखो साथियों 2 3 बार आया, तो 3 की प्रत्येक 3 बार आया तो उनकी पावर सबकी अलग अलग कितनी, 11, तो 11 3 33 + 4 + वो 2, 33 और 4 37 और 2 39, कितनी पावर हो जाएंगी इसकी, 39। अब शॉर्ट मेथड में कैसे करते, 2 की पावर 3, देखो मैं यहां से करूंगा। यहां पे देखो साथियों अपन ने क्या देखा, 49 17 11, तो ये 17 11 तो अभाज्य संख्या है, इनको तोड़ो। 24 का क्या लिखा अपन ने कि ये तो साथियों क्या होती है, तो 24 को लिख सकते हैं 2 12 बार गया, 2 6 बार गया, फिर इसके बाद में लिखा 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दिया 24 हो गया साथियों। बस इसकी पावर लगा दो आप 12। गुणनचास को क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, 7 7 49, 7 एक अभाज्य संख्या है तो 7 का स्क्वायर और इसकी पावर हो गई 3। बस साथियों अब देखो यहां से आप कैसे करेंगे, 1 2 3 और 4, इन 4 जनों की पावर कितनी हो गई, 12, तो 12 चौक 48, यहां से कितनी हो गई 48, यानी 24 को 4 खंडों में बांटा, 4 अभाज्य संख्याओं में तोड़ा, 4 अभाज्य संख्याओं में विभक्त किया। क्या किया, विभक्त किया। आप अलग अलग भी देखो कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 12, अलग 2 की पावर 3 और 12 3 36 और 3 की पावर 12 कितना हो जाता है 48। यहां से 3 दूनी 6, 48 + 6 और 17 की पावर 2 + 11 की पावर 2, जोड़ दो 48 और 2 50 और 8 58 हो जाएगा साथियों। कितनी हो जाएंगी इसकी पावर, 58। इट इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आशा और ऐसी उम्मीद करता हूं। अब इसके बाद की जो परिचर्चा है
वो देखिए। किसी को नहीं समझना है तो कमेंट्स माध्यम से बताना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए अपन बिल्कुल एज इट इज एक सॉल्यूशन निकालेंगे। साथ ही यहाँ पे लिखा है संख्या 8 की पावर 14 32 की पावर 3। अब देखो 8 को अपन ने लिखा 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर 3 14। 32 को क्या लिखेंगे 16 दूना 32 यानी 2 की पावर है, तो एक 2 की पावर कितनी है साथियों 5। 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, 16 दूना 32 3, बस हो गया खेल खत्म। अब देखो 2 की पावर 4 ये रही और 2 की पावर ये रही, तो देखो कितनी हो गई, एक जगह मत जोड़ने बैठना, 14 3 42 प्लस 5 3 15, यानी यहाँ इन दोनों का खेल खत्म। ठीक है साथियों, अब इसका प्लस में 3 प्लस में 4 हो गई साथियों 42 और 4। साथियों ऐसे भी जोड़ लिया करो 42, या इधर से जोड़ दो 4 3 7 7 5 12 12 2 14 का 4 हासिल पाई 1 1 और 1 2 2 और 4 कितने हो गए 6। तो आंसर कितना आ जाएगा साथियों 64। यानी अपन जोड़ कैसे भी सकते हैं, जिस हिसाब से भी आपकी कैलकुलेशन गति हो उसी प्रकार से आप जोड़ घटाने की प्रक्रिया कर सकते हैं। और इस प्रकार से अपन ने क्या निकाले साथियों गुणनखंड। आप मुस्कुराइए, आपने गुणनखंड निकालना सीख लिया है। किसी भी साथी को कोई भी डाउट हो तो एक बार वीडियो को पुनः देखें और वहां से जहां पे भी आपको डाउट बना है वो पुनः एक बार समझे और आपको डाउट्स क्लियर होंगे, ये आशा और उम्मीद करता हूं मैं पूरी। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। साथियों मेरा उद्देश्य एक है कि आपको जीरो से हीरो लेवल तक सिखाना। गुणनखंड के माध्यम से आपको छोटी छोटी बातें सिखाते हैं या बड़ी बड़ी बातें सिखा देते हैं, बीच का मैटर नहीं सिखाते या बीच का सिखा देते हैं, स्टार्टिंग से नहीं सिखाते या अंत का सिखा देते हैं। गुणनखंड से रिलेटेड अपन ने सभी बातों के ऊपर परिचर्चा की और सारी की सारी बातें सीखी। तो मुस्कुराइए, आपने गुणनखंड को जीरो से हीरो तक पढ़ा है लाडलो। और अब इसके बाद में जो अपन पढ़ने वाले हैं ये गुणनखंड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। गुणनखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी यानी साथ ही यहाँ पे ये ऐसे लिखा है 2 की पावर a गुणा 3 की पावर b गुणा 5 की पावर c हो तो, यानी कि इस प्रकार से इस 10,800 को 2 3 और 5 के रूप में बांट दो। यहां से ये a b c ये बड़े ABCD है साथियों। एक बार मैं दोबारा से व्यक्त कर देता हूं इसको, ये बड़े ABCD के रूप में है। यानी ये इस प्रकार लिखा है साथियों कि 2 की पावर a गुणा 3 की पावर b गुणा 5 की पावर c, ये हो तो वो बताओ। तो इसको इस रूप में बांट दो, बांट देंगे, ये तो अपना बचपन का खेल है। तो बांट दी, मैंने लिखा यहां से 10,800 और चालू कर दिया साहब 2 का भाग। 2 का भाग गया 5,400 5400, फिर 2 का भाग गया साथियों 2700, फिर 2 का भाग गया साथियों कितना आ गया 1350, फिर 2 का भाग गया साथियों कितना आ गया 13 दूना 26 675 बार। अब साथियों देखो अब 2 का भाग नहीं जाएगा, यानी 2 का भाग गया 5400, 2 का भाग गया 2700, 2 का भाग गया 1350। अब फिर किसका भाग जाएगा 7 5 12 6 18, 3 का जाएगा, 3 दूनी 6, यहां से इसमें भाग गया 3 दूनी 6, बच गया 1 3 पंजू 15, 225 5 और 4 9, इधर से दे लेता हूं साथियों। 225 में भाग जाएगा साथियों 3 का ही, 3 7 21, बच गए 3 5 15 75 बार। 3 का भाग गया साथियों 25 बार, 25 में 5 का भाग गया 5 बार, 5 में 5 का भाग गया 1 बार। तो देखिए साथियों 2 कितनी बार आया 1 2 3 4, यानी यहां से आया साथियों हमें, ग्रीन पेन से लिख देता हूं 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर, अब देखो 3 कितनी बार आया 1 2 3, 3 की पावर 3 और 5 आया 2 बार। ठीक है साथियों, तो यहां से ये इसको ये कहा जाता है। तो इस 10,800 के बराबर हमने ये लिया, तो यहां से तुलना की, तो तुलना से हमें a बराबर तो कितना प्राप्त हुआ, यानी पावर 4 है 4, b बराबर कितना प्राप्त हुआ 3 और c बराबर कितना प्राप्त हुआ 2। साथियों रख दो मान यहाँ पे, यानी अब मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूं वहां पे आपको दिखाते हुए मान रख रहे हैं साथियों अपन यहां से। ये 2 की पावर 2 गुणा a, तो 2 गुणा 4 प्लस में 5, b का मान है 3 माइनस 4 और c का मान है साथियों 2, बस हो गया। 4 दूनी 8
प्लस 5 3 15 माइनस 8, 8 से 8 कैंसिल साथियों, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 15। इट इज वेरी वेरी सिंपल साथियों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि यहां से जो बात पूछना चाहिए थी वो यहां से हट गई। तो ये इस टाइप के सवाल भी आए, अपन ने देखे नहीं थे, ये गुणनखंड से रिलेटेड ही थे, तो इस टाइप के सवाल भी आए तो आप उनको क्या कर सकते हो, बता सकते हो। अब इसके बाद में एक सवाल और रह गया आखिरी, संख्या 27,000 के अभाज्य भाजकों की संख्या पूछिए। यानी किस किस का अभाज्य, कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका क्या जा सकता है इसमें भाग। अभाज्य भाजकों यानी भाजक यानी जो भाग चला जाए, इसका अपन ने पढ़ा था विभाजन की प्रक्रिया के बाद में कि भाजक क्या होता है जिसका भाग चला जाए। तो 27,000 के भी आप साथियों क्या कर दो अभाज्य गुणनखंड। तो देखो मैं 2 से करता हूं, 2 का गया तो 27,000 का 13,513 दूना 26,000। ठीक है साथियों, अब फिर 2 से करता हूं तो साथियों कितना आ जाता है, इधर से 2 छिकी 12 बच गए, 1 2 7 14 बच गए, 1 2 5 10 6750। फिर 2 का करता हूं, 2 तिया 6 2 तिया 6 1 बच गया, 2 7 14 1 बच गया, 2 5 10। अब 2 का नहीं जाएगा, 7 5 12 12 और 6 कितने होते हैं 18, 3 का जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 बच गए, 3 पंजे 15। ठीक है साथियों, फिर 3 का जाएगा, 5 और 2 7 8 1 9, 3 तिया 9 साथियों बच गए 2, 3 7 21 बच गए 1, 3 पंजू 15, 375। 375 में देखो फिर 3 का जाएगा और इस 3 का भाग 375 में मैं इधर दे रहा हूं, यानी इस 3 को यहां से हटा लेता हूं, वरना ये 3 यहीं की यहीं आपको डाउट पैदा करेगा कि इधर से भाग दे दिया था, 3 काउंटिंग होएगा। 375 में 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 5 15। फिर 3 का जाएगा, 5 और 2 7 1 8, 3 का नहीं जाएगा साथियों, अब जाएगा इसमें 5 का, 25 पंजा 125, फिर 5 का 55 25, फिर 5 का एक बार। अब साथियों यहां से इसको किस प्रकार लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी 5 की पावर 3 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3। अब साथियों अभाज्य भाजकों की संख्या पूछे तो अभाज्य भाजकों की संख्या यहाँ पे 2 3 और 5, तो अभाज्य भाजकों की संख्या तो साथियों कितनी हो जाएगी, अभाज्य भाजकों की संख्या वो तो साथियों हो जाएगी 3। और आपसे पूछे जाए अभाज्य गुणनखंड, आपसे पूछे जाए अभाज्य गुणनखंड, तो साथियों अभाज्य गुणनखंड की संख्या यहां से 3 3 6 3 तिया 9, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे साथियों 9 और अभाज्य भाजकों की संख्या हो जाएगी 3। अब साथियों अपना जो गुणनखंड पैटर्न है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। बहुत खुशखबरी आपके लिए कि आपने गुणनखंड 0 से हीरो लेवल तक सीखा। और साथियों आपको एक बात और बता देना चाह रहा हूं, जो क्लास को अंतिम तक देखा है, कि इससे पहले की क्लासों में अपन जोश तर्रार के साथ क्लास पढ़ा रहे थे, पर आज थोड़ी तबियत वीक होने की वजह से आज की क्लास में थोड़ी मायूसी देखने को मिली है। वैसे मायूसी नहीं है, आपकी जो चेहरे की मुस्कान है, जब आप मुझे देखते हो पढ़ते हो तो मैं कल्पना करता हूं कि जिस तरीके से आपकी मुस्कान होती है, एक उम्मीद के साथ मुझे पढ़ते हो, तो ये मेरी तबियत साथियों बिल्कुल एकदम पेटेंट हो जाता हूं, मैं अपने बल पे खड़ा हो जाता हूं कि नहीं मेरे अंदर अभी जोश है, जुनून है, मेरे को पढ़ाने दो, मुझे रोको मत। और इसी उम्मीद के साथ मैं आ चला जाता हूं स्टूडियो में और कहता हूं मुझे बच्चों को पढ़ाने दो, क्योंकि वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे कंटेंट का इंतजार कर रहे हैं, जो अपने पढ़ाने का पैटर्न है वो सीखने के लिए व्याकुल हैं, तत्पर हैं कि मुझे तो सीखना ही है साथियों। उस उम्मीद के साथ मैं चलाता हूं। और अब इसके बाद में जो अगली क्लास लेके आएंगे, अगली क्लास होने वाली है साथियों आपकी आएगी शून्यों की संख्या ज्ञात करना, और जो संख्याएं होती हैं उनमें उनके गिनती के रूप में अंकों की संख्याएं बताना या गिनतियों में अंकों का योगफल बताना। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं। जैसे बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए, जैसे ऐसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 110 तक में 1 से लेकर 110 तक के अंकों को आपस में गुणा कर दिया जाए तो शून्य कितनी बार आएगा गुणा करने के बाद। इस प्रकार से यह पूछा जाएगा साथियों आपसे
कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 1 कितनी बार आता है, 0 कितनी बार आता है, 2 कितनी बार आता है। तो देखिए मैं बताऊंगा, 0 आता है 11 बार, 1 आता है 21 बार, बाकी सभी अंक 20 बार। ये मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से भी समझाऊंगा साथियों, आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। और आपको गिनना भी सिखा दूंगा, और चुटकियों में, वो भी मात्र 5-7 सेकंड में आप गिन के बता सकते हैं। तो ऐसी उम्मीद और आशा है कि आप अगली क्लास में भी मेरा मतलब जो मेरे पढ़ाया हुआ है, मेरा कंटेंट है, उसको आप देखने के लिए तत्पर रहेंगे, और देखने के लिए आप मुझसे प्रेरित होकर आएंगे और मुझे लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आप क्लास को शेयर करेंगे। और जो साथी मुझे YouTube पर देख रहे हैं वो कृपया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो साथी मुझे ऐप पे देख रहे हैं वो कृपया करके अपने साथियों को भी प्रेरित कीजिएगा। और जो साथी YouTube पर देख रहे हैं वो ऐसा मत सोचिएगा कि YouTube पर ही मैं पढ़ लूं, YouTube पर सारी क्लासेस आ जाएंगी, ऐप पर नहीं देखूं। तो देखिए ऐप पर बहुत कुछ होता है साथियों। ऐप पर आप जैसे एडवर्टाइजमेंट से बच सकते हो, YouTube पे बार बार में एडवर्टाइजमेंट आता है, इससे बच सकते हो। वहां पे नाम मात्र का शुल्क है, नाम मात्र के शुल्क में आप कोर्स परचेज करिए, कोर्स परचेज करके आप अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं। दूसरी चीज है, वहां पे जो पढ़ाया हुआ है इसकी पैनल PDF मिलेगी एज इट इज, आपको नोट्स बनाने के लिए तो आप मुस्कुराइए, आपको इतनी सुविधाएं मिल रही हैं। और दूसरी चीज है साथियों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, हमारे मेरे द्वारा मैथ्स बाई KP सर, मैथ्स बाई कृपाशंकर सर के द्वारा वहां पे निर्मित सीट्स, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीट मिलेंगी, जिनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। जय श्री राम, धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।